नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम मेवाड़ के इतिहास को समझ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने गुइल वंश को समाप्त करके सिसोदिया वंश शुरू किया था, जिसमें हमने राणा कुंभा तक की बात कर ली थी। तो मेवाड़ का इतिहास, तो कुंभा शासक बन गए थे किनकी मृत्यु के बाद? मोकल की मृत्यु के बाद। और मोकल की मृत्यु किसने की थी? क्षेत्र सिंह के दो दासी पुत्र चाचा मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर किनकी हत्या कर दी थी? राणा मोकल की। झीलवाड़ा अभियान पे ये गए थे 1433 ईस्वी में और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। तो हमने जो सिसोदिया वंश शुरू किया था वो शुरू किया था हम्मीर सिसोदिया से। एक बार एक नज़र इस पे डाल लेते हैं। हम्मीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की नींव रखी। उसके बाद अगले शासक बने क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह के दो दासी पुत्र हुए। एक का नाम आता है चाचा और दूसरा जो पुत्र है वो है मेरा। ये चाचा और मेरा ही राणा मोकल की मृत्यु का कारण बनते हैं। और क्षेत्र सिंह के बाद जो अगले शासक आते हैं वो इनके पुत्र आते हैं राणा लक्ष्य सिंह या फिर लाखा। लाखा और हंसाबाई का विवाह होता है, उनसे एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम आता है मोकल, जो अगला शासक बनेगा शर्त के अनुसार। जो शादी की शर्त थी वो शर्त थी कि भाई राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र शासक बनेगा। जबकि इनके दो और पुत्र थे। जब इनका विवाह हुआ हंसाबाई के साथ तो एक पुत्र तो आता है चूड़ा और दूसरा पुत्र है राघव देव। तो राघव देव और चूड़ा शासक ना बन के शासक किसको बनाया जाता है? मोकल को। और चूड़ा ने जीवन भर गद्दी पर ना बैठने की शपथ ली थी, इसलिए इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो मोकल शासक बना और मोकल की हत्या झीलवाड़ा अभियान के दौरान चाचा और मेरा के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं राणा कुंभा। तो कुंभा तक हमने ये देखा था। अब बात करेंगे राणा कुंभा की। तो राणा कुंभा का शासनकाल आता है कुंभा। इनका शासनकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक का इनका शासनकाल है। तो किसके पुत्र है कुंभा? राणा मोकल के पुत्र है। और इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1433 से 1468 ईस्वी तक का इनका शासनकाल है। सबसे पहले राणा कुंभा की उपाधियों के बारे में बात करेंगे। तो जो इनकी उपाधियां हैं, तो इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो इनकी जो पहली उपाधि है वो है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। भट्टाचार्य कौन थे? एक संगीतज्ञ थे, संगीत गुरु थे, संगीतज्ञ थे। इसलिए इनको संगीत में रुचि होने के कारण इनका नाम अभिनव भट्टाचार्य एक उपाधि दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण उपाधि का नाम आता है राणे राय। तीसरी उपाधि है राणो रासो। चौथी उपाधि है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राणो रासो, हिंदू सुल्तान। पांचवी उपाधि की बात करेंगे तो ये दान काफी किया करते थे, इसलिए इनको दान गुरु के साथ साथ हाल गुरु इनकी उपाधि थी। महाराजा धीराज या महाराजा की उपाधि इनको दी गई क्योंकि काफी अच्छे राजा थे ये। ठीक है। घोड़ों का इन्हें शौक था, इसलिए इनको अश्वपति कहा गया। अश्वपति। इनको नरों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इनको नरपति कहा गया है। ठीक है। तो अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, राणे राय, राणो रासो। और एक और उपाधि की बात करेंगे तो वो आता है शैल गुरु। शैल गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, शैल गुरु, नरपति, महाराजा, अश्वपति और हिंदू सुल्तान। तो हिंदुओं में महान शासक है, इसलिए इनको हिंदू सुल्तान भी कहा गया। तो इतनी सारी उपाधियां हैं। लगभग इनकी उपाधियों की बात करी जाए तो 108 उपाधियां ये धारण करते हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण उपाधियां हैं उनमें अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राणे रासो और हिंदू सुल्तान, ये चारों उपाधियां इनकी महत्वपूर्ण आती हैं।
अब ये सब जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है कि इनकी ये उपाधियां थी, तो जानकारी के स्रोत, जानकारी के क्या क्या स्रोत है, कहाँ से हमें जानकारियों को पता चला। तो जानकारी के स्रोत में जो पहला महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है कि किसी राजा की प्रशंसा में लिखे गए लेख, उनको बोलते हैं प्रशस्ति। दूसरा बिंदु है, दूसरी जानकारी का स्रोत है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से भी इनकी जानकारियों का पता चलता है। अगली बात की जाएगी तीसरे नंबर का जो ग्रंथ आता है वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ, जिसको किसने लिखा था? श्यामल दास ने। तो श्यामल दास का वीर विनोद ग्रंथ भी इनके बारे में जानकारियां देता है। तो जानकारी के स्रोतों में हमने बात की कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और वीर विनोद ग्रंथ जो श्यामल दास का रचा हुआ है। जानकारी के स्रोतों में एक और ग्रंथ की हम बात करेंगे जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य किसने लिखा? कानड़ व्यास ने। कानड़ व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य, उस ग्रंथ से भी कुंभा की उपाधियों का पता चलता है। तो हमने क्या क्या बात की कि कुंभा की क्या क्या उपाधियां हैं और ये जानकारियां हमें कहां से प्राप्त होती है। आगे और देखते हैं इनके बारे में। तो हमें पता है कि कुंभा के जो पिता हुए मोकल, उनकी जीलवाड़ा अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी और उनको मारा गया था चाचा और मेरा द्वारा। तो कुंभा जब शासक बने हैं और कुछ टाइम बाद जब इनकी उम्र बढ़ेगी तो ये इसका बदला लेंगे। तो बिल्कुल ये इसका बदला लेंगे। और इनके पास अभी दो व्यक्ति हैं। एक तो है इनके मामा श्री रणमल। रणमल कहाँ के शासक है? मारवाड़ के शासक है, जिनकी बहन हंसाबाई का विवाह हुआ था राणा लाखा से, जिनका पुत्र हुआ मोकल और मोकल का पुत्र है कुंभा। तो रणमल है और रणमल और कुंभा का के साथ एक और व्यक्ति है राघव देव सिसोदिया। राघव देव सिसोदिया। रणमल कौन है? इनके पिता जो मोकल है उनकी माता के भाई, यानी मोकल के मामा हुए, ना कि कुंभा के। तो कुंभा के पास दो व्यक्ति है, रणमल और राघवदेव सिसोदिया। राघवदेव सिसोदिया कौन है? राणा लाखा के पुत्र हैं। हमने बात करी थी कि राणा लाखा है। राणा लाखा के दो पुत्र थे, एक तो चूड़ा और दूसरा राघवदेव। एक बार इसको ध्यान से समझ लेना। राणा लाखा के दो पुत्र हैं, एक तो चूड़ा, एक राघवदेव। पर राणा लाखा के लिए रिश्ता आता है मारवाड़ से हंसाबाई का, और हंसाबाई की शादी होती है राणा लाखा से, और एक शर्त रखी जाती है कि हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र शासक बनेगा। तो वो पुत्र आता है मोकल, जबकि पहले से इनके दो पुत्र चूड़ा और राघवदेव है। पर तीसरा पुत्र मोकल आता है, वो शासक बनता है। और मोकल का जो पुत्र हुआ कुंभा, जो अभी शासक है, ठीक है। तो अभी चूड़ा तो कहाँ चले गए थे? मांडू या फिर मालवा चले गए थे। जब हंसाबाई द्वारा इन पर शक किया गया था तो ये मांडू चले गए थे। तो अभी दो व्यक्ति यहाँ पर है, एक तो राघवदेव और दूसरे कुंभा के साथ है रणमल, ठीक है। तो रणमल और राघवदेव को कुंभा आज्ञा देते हैं कि भाई चाचा मेरा और मेघा पवार ने मेरे पिताजी की हत्या करी है, तो उनको ढूंढ के पकड़ के लाओ। तो राघवदेव और रणमल जाते हैं और चाचा मेरा और इनके साथी है महपा पंवार। कौन है इनका साथी? महपा पंवार। तो रणमल चाचा और मेरा की तो हत्या कर देते हैं, इनकी तो हो जाती है हत्या। और महपा पंवार यहाँ से भाग कर कहाँ चले जाते हैं? ये भाग कर चले जाते हैं मांडू या फिर मालवा वाले क्षेत्र में। मांडू
या फिर मालवा वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, जहाँ पे ये शरण लेते हैं। किसके यहाँ पे शरण लेते हैं? महमूद खिलजी फर्स्ट। हम क्या देख रहे हैं कि कुंभा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। रणमल और राघव देव सिसोदिया के नेतृत्व में सेना गई और चाचा और मेरा को मार दिया गया, जबकि मेपा पवार यहाँ पर भाग गया और भागकर कहाँ चला गया? मांडू या फिर मालवा, जहाँ का शासक कौन है? महमूद खिलजी, जिसने इसको शरण दी। अब यहाँ पे पिता के हत्यारों का बदला ले लिया गया और बाद में मेपा पंवार को इसने शरण दी थी, तो मेपा पंवार को भी इन्होंने यहाँ पर मरवा दिया था। तो रणमल कहाँ के शासक है? मारवाड़ के। और मारवाड़ के शासक के अभी कहाँ पर है? मेवाड़ में। ठीक है, तो रणमल ने धीरे धीरे मेवाड़ क्षेत्र पर अधिकार करना चालू कर दिया। मेवाड़ क्षेत्र पर अधिकार करना कैसे चालू किया कि मेवाड़ के बड़े पदों पर मारवाड़ी सरदारों को बिठाया। मारवाड़ी सरदारों को मेवाड़ के बड़े पद सौंपना चालू कर दिया। अब इसका विरोध किया राघव देव सिसोदिया ने। राघव देव सिसोदिया ने किसका विरोध किया कि भाई ये मारवाड़ी सदस्यों को यहाँ पर ला रहे हैं, मारवाड़ी लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं और मेवाड़ क्षेत्र पर अधिकार कर रहे हैं। तो राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी। ये सब किसने किया? रणमल ने, रणमल द्वारा। तो रणमल द्वारा क्या किया गया कि मेवाड़ में बड़े पदों पर मारवाड़ी लोगों को बिठाया गया और राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी। अब धीरे धीरे राघव देव सिसोदिया की मृत्यु के बाद रणमल क्या है? मेवाड़ में अपना अधिकार जमाने लगा। और जब इस बात का पता कुंभा को चला तो कुंभा ने क्या किया, वो अब हम देखते हैं। तो इस बात का पता चला कुंभा को, तो बात आती है 1438 ईस्वी की। कब की बात कर रहे हैं? 1438 ईस्वी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं राजस्थान के नक्शे की बात करूं तो इस तरह का राजस्थान का क्षेत्र है। ये राजस्थान का क्षेत्र, और राजस्थान के क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र तो है मारवाड़ और इधर है मेवाड़। इधर का क्षेत्र तो है मारवाड़, इधर है मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन है? मेवाड़ का शासक है कुंभा। यहाँ पे है कुंभा शासक। और मेवाड़ में अधिकार कौन जमा रहा है धीरे धीरे? रणमल। तो कुंभा को जब रणमल के बारे में पता चला तो रणमल की एक प्रेमिका हुई। उस प्रेमिका का क्या नाम आता है? भारमली। इसकी एक प्रेमिका हुई भारमली। तो कुंभा ने भारमली से कांटेक्ट किया, फोन घुमाया किसको? भारमली को। भारमली को फोन घुमाया, भारमली ने फोन उठाया और भारमली को लालच दिया गया। क्या दिया गया? लालच, कि तुम्हें क्या करना है? रणमल की हत्या करनी है। तो भारमली क्या करेगी? लालच में आ जाएगी और रणमल की हत्या का प्लान बनाएगी। अब ये दोनों करेंगे पार्टी। पार्टी किसकी हो रही है? शराब की पार्टी। और भारमली ने ज्यादा पिला दी किसको? रणमल को। रणमल को फेंक दिया, रणमल हुआ बेहोश और रणमल की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। रणमल की हत्या कर दी गई मेवाड़ में। तो ये प्रसंग आता है। एक और प्रसंग यहाँ पर ऐसा है कि भाई भारमली इसको, ये जिस बिस्तर पे सो रहा है उससे बांध देती है, उसके बाद कुंभा इसकी हत्या कर देता है। अब रणमल का एक पुत्र आता है, उस पुत्र का नाम है जोधा, जो जोधपुर नगर की बाद में स्थापना करेगा जब मारवाड़ अपन पढ़ेंगे। तो जोधा क्या करता है? यहाँ से भागकर चला जाता है काहुनी गांव। कौन सा गांव चला जाता है? काहुनी गांव। और काहुनी गांव कहाँ पे पलता है? जांगल प्रदेश में। तो जांगल प्रदेश के काहुनी गांव में ये चला जाता है। जांगल प्रदेश कौन सा वाला क्षेत्र? बीकानेर वाला क्षेत्र। तो इस तरह से रणमल की हत्या हो जाती है
और इसका पुत्र भागकर काहुनी गांव चला जाता है। अब रणमल पिता किसका था? राव जोधा का। अब जोधा इस बात का बदला लेगा, किससे लेगा? मेवाड़ से। तो मेवाड़ से बदला लेगा तो ये यहाँ पर आक्रमण करेगा। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, और राजस्थान में इधर वाला क्षेत्र तो है मारवाड़ और इधर है मेवाड़। इधर है जोधा। जोधा किस पर आक्रमण करेगा? मेवाड़ पर। और मेवाड़ का कुंभा किस पर आक्रमण करेगा? मारवाड़ पर। तो इस तरह से बहुत समय तक खूनी संघर्ष चलता रहता है। यहाँ पे क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है दोनों के बीच में, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में। पर यह संघर्ष एक समय आएगा जब खत्म हो जाएगा। तो ये संघर्ष कब खत्म होगा? ये संघर्ष खत्म होगा 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में एक संधि होगी, उस संधि का नाम आता है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। कौन सी संधि हो रही है? आवल बावल की संधि। कब हो रही है? 1453 ईस्वी से। तो इतना लंबा संघर्ष चला 1438 से 1453 तक। आवल बावल की संधि हुई, और आवल बावल की संधि का क्या तात्पर्य है कि आवल बावल की संधि में महाराणा कुंभा का पुत्र का नाम आता है रायमल, और साथ में मारवाड़ का राव जोधा, इसकी पुत्री का नाम आता है श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी किसकी पुत्री है? जोधा की। अब रायमल और श्रृंगार देवी का क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। दोनों का क्या होएगा? विवाह होएगा। तो विवाह होगा तो इसी संधि को बोला गया आवल बावल की संधि, और इसमें कुछ शर्तें रखी गई कि आप अपने क्षेत्र में रहिए और हमको हमारे क्षेत्र में रहने दीजिए, और इस संघर्ष को यहाँ पर खत्म करिए। आवल बावल की संधि इसलिए इसको यूं कहा जाता है कि मेवाड़ की जो सीमा है वह आंवले के पेड़ से उधर रहेगी, और बबूल के पेड़ से जो सीमा है मारवाड़ की रहेगी। तो आंवले से आवल और बबूल से बावल, इसलिए इसको आवल बावल की संधि कहा जाता है। तो 1438 ईस्वी में संघर्ष चालू हुआ था, जो 1453 ईस्वी तक चला, और 1453 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण संधि हुई जिसका नाम क्या आता है? आवल बावल की संधि। हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि रणमल और राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी चाचा और मेरा के द्वारा। चाचा और मेरा की हत्या कर दी गई रणमल और राघवदेव सिसोदिया द्वारा। और मेहपा पवार भागकर कहाँ चले गए? मालवा, जहाँ के शासक कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। अब महमूद खिलजी फर्स्ट ने किसको शरण दी है? मेहपा पवार को। तो कुंभा और मेहपा पवार को वापस पाने के लिए, इस शरण देने के लिए महमूद खिलजी पर आक्रमण करेगा। तो उस संघर्ष को अब हम देखते हैं कि ये बात आती है 1437 की, और 1437 की बात हम कर रहे हैं, और मेवाड़ में जो शासक है वो है कुंभा, और मारवाड़ मालवा की बात हम करेंगे। मालवा या फिर मांडू के जो शासक है वो है महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट ने क्या किया है? मेहपा पवार को शरण दी है। मेहपा पवार को शरण दी, और ये बार बार किस पर आक्रमण करता रहता है? हम बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है जो कि मालवा का पठार है। तो वही क्षेत्र है मालवा। तो मध्य प्रदेश से आकर ये बार बार कहाँ पर आक्रमण करता था? मेवाड़ क्षेत्र पर। तो इसने लगभग 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। तो मेवाड़ के कुंभा अब इस पर आक्रमण करेंगे, तो उस आक्रमण का कारण क्या बनता है? एक तो मेहपा पवार को शरण देना, और दूसरा बार बार मेवाड़ पर आक्रमण करना। तो इस बार आक्रमण कौन करेगा? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा ने किया आक्रमण और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। ये हो गई जेल, ये हो गया महमूद खिलजी, और इसको कर दिया किसमें? जेल के अंदर बंद। तो जेल के अंदर बंद किसको कर दिया? महमूद खिलजी को। लगभग 6 महीने तक इसको
बंदी बनाकर रखा। उसके बाद इसने माफी मांगी, इसको पछतावा हुआ, फिर इसको छोड़ दिया गया। तो इस युद्ध का नाम आता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, जिसमें किसकी विजय होती है? कुंभा की विजय होती है। और कुंभा विजय हुए हैं, महमूद खिलजी की क्या हुई है? हार। तो इसी विजय की स्मृति में मेवाड़ में चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कुंभा ने एक बहुत ही विशाल इमारत का निर्माण करवाया, जिसे बोलते हैं विजय स्तंभ। किसका निर्माण करवाया है? विजय स्तंभ का। कहाँ पर करवाया है? मेवाड़ में। कहाँ पर? चित्तौड़ दुर्ग में। तो ये है विजय की स्मृति में विजय स्तंभ, जो कितना मंजिला है? 9 मंजिला। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये किसकी मंजिलें हैं? विजय स्तंभ की। किसकी याद में करवाया है? विजय की याद में। कौन सी विजय? सारंगपुर में हुई विजय। तो इसका नाम आता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ से महत्वपूर्ण जुड़ी बातों की बात करेंगे तो विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें हैं। इसकी ऊंचाई की बात की जाएगी तो इसकी ऊंचाई आती है 122 फीट। 122 फीट की ऊंचाई आती है और लगभग 24 से 25 फीट ये चौड़ी है। तो चौड़ाई कितनी है? 24 फीट और 122 फीट इसकी ऊंचाई है। इसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई है, तो उन सीढ़ियों की संख्या है 157 सीढ़ियां। विजय स्तंभ के अंदर सीढ़ियां लगी हुई है, उनकी संख्या कितनी है? 157 सीढ़ियां हैं। कहीं कहीं पर इसकी जो ऊंचाई है वो 120 फीट भी लिखी हुई है, क्योंकि 9वीं मंजिल पर बिजली गिर गई थी। महाराजा स्वरूप सुख जो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक हुए, उनके काल में 1852 में यहाँ पे बिजली गिर गई थी, तो कुछ हिस्सा इनका टूट फूट गया था। उसका बाद दोबारा निर्माण स्वरूप सिंह जी ने करवाया था, तो उसी वजह से कई जगह 120 फीट, परंतु जब ओरिजिनल इसके हाइट की बात करें, जब ये बनी थी तो 122 फीट की ये थी। जो सबसे ऊपरी मंजिल है, इस ऊपरी मंजिल को बोलते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसकी कौन सी मंजिल पे? 9वीं मंजिल पे, जिस पे मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। और मेवाड़ का इतिहास इस पे अंकित है। और मेवाड़ के इतिहास को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास अंकित है किस पे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पे। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता है, जो इन्होंने लिखा है इसको, उनका नाम आता है अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट इसको आधा ही समाप्त कर पाए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका पुत्र आया था महेश भट्ट, जिसने इसको पूरा किया। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? विजय स्तंभ की। कितना मंजिला है हमारे थे? 9 मंजिला। 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 24 फीट इसकी चौड़ाई है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसकी 9वीं मंजिल पर अंकित है। और जो विजय स्तंभ है, ये समर्पित किसको है? ये समर्पित है भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसका अन्य नाम आता है विष्णु ध्वज। तो अन्य नाम की बात करें तो वो क्या है? विष्णु ध्वज। विष्णु ध्वज किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। इसकी तीसरी मंजिल की बात करें तो इसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द अंकित है। 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। और कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। अल्लाह शब्द इसलिए लिखवाया गया है क्योंकि कोई भी मुस्लिम आक्रांता इसको तोड़े ना, इसलिए इस पर अल्लाह शब्द का अंकन भी करवाया गया है। और बात करेंगे इस विजय स्तंभ की, तो इसके वास्तुकार यहाँ पे महत्वपूर्ण आते हैं। तो इसके वास्तुकार जो हैं वो कुंभा के दरबारी विद्वान थे। पहला वास्तुकार है जेता,
दूसरा वास्तुकार है पोमा, या फिर जिनका दूसरा नाम पूंजा भी आता है, और एक है नापा, या फिर जिनका नाम है नाथा। नाथा तो पेपर में ऑप्शन में नापा या नाथा, पोमा, पूंजा या जेता लिखा रहे तो ये सब सही है। तो वास्तुकार किसके हैं? ये विजय स्तंभ के। और ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी? अत्रि भट्ट और उनके पुत्र महेश भट्ट ने। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसका अन्य नाम क्या है? विष्णु ध्वज इसका नाम है। इसके और नामों की और विशेषताओं की बात करें तो इनकी और विशेषताओं में देखते हैं कि इनका अन्य नाम किसका अन्य नाम? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का अन्य नाम की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसको बोला है? विजय स्तंभ को। इसमें बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के चित्रांकन है। इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे चित्रकारी की गई है हिंदू देवी देवताओं की, इसलिए इसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। तो हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। वास्तुकार कौन है? जेता, पोमा और नापा। ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसकी 9वीं मंजिल पर है, जिस पर मेवाड़ का इतिहास का अंकन है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और भी बात करें तो इसकी और चर्चा करेंगे तो वो देखते हैं, ये है अपना 9 मंजिला इमारत। कौन सा? विजय स्तंभ है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये टोटल इसकी 9 मंजिलें हैं। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण बात और क्या आती है कि राजस्थान पुलिस का जो लोगो है, राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उस पर किसका चित्र है? विजय स्तंभ का चित्र है। जो आरबीएससी है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, वो भी यही है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह वो भी क्या है? विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ का अन्य नाम क्या आता है? इसको बोलते हैं विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर क्यों? क्योंकि विक्ट्री का मतलब होता है विजय और टावर का मतलब स्तंभ। विजय स्तंभ। ठीक है। तो ये इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। जिसका निर्माण कब करवाया गया था? 1440 से 1448 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। किनके द्वारा करवाया गया? कुंभा द्वारा। और महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में क्या आती है वो देखेंगे तो कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। किससे की है तुलना? कुतुब मीनार से। और देखते हैं आगे क्या बातें हैं। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। रोम के टार्जन से की है। तो कर्नल टोड ने तुलना किससे की? कुतुब मीनार से। जबकि फर्ग्यूसन किससे इसकी तुलना कर रहे हैं? रोम के टार्जन की। और ये राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। तो कब किया था? 15 अगस्त 1949 में
₹1 का डाक टिकट जारी किया। किसने किया? ये भारत सरकार ने। और भारत सरकार द्वारा राजस्थान की पहली इमारत ये बन गई जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। तो राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया, किसने किया? भारत सरकार ने 1949 में किया, ₹1 का डाक टिकट जारी। तो ये हमने बात करी विजय स्तंभ की, और जिसको हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिंदू देवताओं का अजायब घर, ये इसके नाम है, जिसको विक्ट्री टावर भी और कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, राजस्थान पुलिस का लोगो इसके ऊपर है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। कर्नल टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। और कौन से युद्ध की विजय में बनाया था? सारंगपुर युद्ध की विजय में, जिसमें किसकी हार हुई थी? महमूद खिलजी की। और महमूद खिलजी की हार किसके द्वारा की गई? कुंभा द्वारा। क्यों की गई? क्योंकि इसने महपा परमार को शरण दी थी। अब ये हमने बात की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। एक और इमारत आती है चित्तौड़ में ही, जैन कीर्ति स्तंभ। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जैन कीर्ति स्तंभ अलग अलग है। जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। तो जैन कीर्ति स्तंभ जो है, इसकी जो रचना है वो किसी दूसरे व्यक्ति ने की है, बगेरवाल नामक व्यक्ति ने। और ये जैन कीर्ति स्तंभ जैनियों के महात्मा हुए आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। तो जैन कीर्ति स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग। किसको समर्पित है? आदिनाथ जी को। आदिनाथ जी को समर्पित। और इसके निर्माता कौन है? निर्माता है इसके बगेरवाल जैन। बगेरवाल जैन। तो बगेरवाल जैन ने किसका निर्माण करवाया था? जैन कीर्ति स्तंभ का, चित्तौड़ में ही, जो आदिनाथ जी को समर्पित है। ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, जो किस पे, कौन सी मंजिल पे? 9वीं मंजिल पे। और तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द का अंकन किया गया है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं। और आज हमने बात की कुंभा के बारे में, कुंभा की विजय के बारे में, और उसकी विजय में याद बनवाए गए कीर्ति स्तंभ के बारे में। आगे भी इसकी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि इसने क्या क्या लेख लिखे और संगीत के ऊपर कौन कौन से ग्रंथ लिखे। तो अब इसके विद्याओं की हम बात करेंगे, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयास करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।